वेस्ट में पाकिस्तान हमारी ओल्डेस्ट एनिमी कंट्री रहा है, नॉर्थ में चाइना लैंड इन्वेजन कर रहा है, ईस्ट में इस वक्त बांग्लादेश में इतना ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा है, साउथ में भी श्रीलंका में, मालदीव जैसी कंट्रीज में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है। इस वक्त इंडिया को अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? इकबाल की नज़म है, इरशाद। यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मान हमारा। You had the privilege of working with India's first field marshal. मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ सर की। How was that experience like? कभी कभी देश की किस्मत में ऐसे फरिश्ते भी आते हैं जिनके पर नहीं होते। He was like an angel without wings। एक कोई छोटा सा हादसा हुआ था जिसमें सैम मानेकशॉ साहब के पास हुक्म था कि हमसे जो गुस्ताखी हुई है उसके ऊपर कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। उन्होंने अपने उनके सेक्रेटरी से बुलाया, कहता आई वुड हैव डन द सेम व्हाट ही हैज डन। मानेकशॉ साहब जब मिलते थे बड़े प्यार बड़ी इज्जत के साथ, उस शख्स की जो शख्सियत थी, उसकी जो लीडरशिप थी, वो एक नमूना था। हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया ने माना उसको। आप वो किस्सा बताना चाहोगे, आपका कंट्रीब्यूशन इन 71 वॉर? जब वक्त आता है तो इंडियन आर्मी ने अपने आप को कहीं कमी नहीं महसूस होने दी। जिस पलटन में मैं पैराशूट रेजिमेंट में गया था, उसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो उस पैरा ड्रॉप के अंदर भाग ले, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफ़ा किसी भी देश में इतने लोगों को इस्तेमाल किया गया। जिस वक्त ढाका में प्रवेश किया उस वक्त इनके पास यही एक पावर थी जो उन्होंने पूरा इस्तेमाल की। जब 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन्होंने कैप्चर किए इस ऑपरेशन में, तो जनरल मानेकशॉ साहब, उनका ये हुक्म था कि इनको जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक ट्रीट किया जाए, इनके साथ वही सलूक किया जाए जैसे वो एक सिपाही दूसरे सिपाही के साथ करता है। आप जंगलों या एक्सट्रीम स्नो कंडीशंस में रहे हो? जंगल और स्नो ही तो हमारी रिहाइश की जगह थी। ये हाई ऑल्टीट्यूड हो, जंगल हो, डेजर्ट हो, कोई वजह का क्यों ना हो, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। खाने को मिले कम तो उस कम में रहें खुश, उसने जो मातम दिया मातम में रहें खुश, दुख दर्द में जंजाल में हर हाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। Is India China war anticipated? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। All right, everybody, welcome to the Independence Day special episode on India's first magical podcast at Hocus Pocus with Anshul. And आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत ही रेप्यूटेटेड गेस्ट हैं, ब्रिगेडियर मुल्क राज जी, जो कि एक इंडियन आर्मी वेटरन हैं। उनका कंट्रीब्यूशन रहा है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड ऑपरेशंस लाइक 1961 गोवा लिबरेशन एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार इन 1984। और सिर्फ यही नहीं, वो एक माउंटेनियर भी हैं। 1965 में पहली इंडियन टीम जिन्होंने माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, वो उस टीम का पार्ट रह चुके हैं। और उस टीम में 9 मेंबर्स वर अवॉर्डेड एंड फैसिलिटेटेड विद अर्जुना अवार्ड इन 1965। आई मीन ये एक एपिक मिलिट्री एपिसोड है जो कि मुझे लगता है हर भारतीय को ज़रूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए। ये एपिसोड आपको आर्मी लाइफ, आर्मी डिसिप्लिन और वॉर स्टोरीज से रूबरू करवाएगा। बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ डिस्कस की गई हैं एंड मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आई विल लेट यू सोक इन द इंटायर कॉन्वर्सेशन। प्लीज़ पुट योर ईयरप्लग्स टुगेदर फॉर एन एक्सट्रीमली पावरफुल एपिसोड। ब्रिगेडियर मुल्क राज सर, आपका तहे दिल से होकस पोकस में स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम। इट्स सो गुड टू हैव यू ऑन द शो। यू आर द सिंबल ऑफ courage, bravery, resilience and sacrifice, sir. It's a complete honor to have you. Thank you so much. It's our privilege. Because ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड है, तो मैं इस एपिसोड में आपको शुरुआत करने से पहले इंटेंशन बता देती हूँ। द इंटेंशन इज़ टू लर्न फ्रॉम यू। आपसे सीखना है, आपसे जानना है, आपसे इंस्पायर होना है। तो शुरू करें? बिल्कुल, ज़रूर शुरू कीजिए। सर, आप एक कमांडो हैं, एक पैरा ट्रूपर हैं, तो अगर आप मुझे बेसिक सरल शब्दों में बताएं कि कमांडो शब्द का मतलब क्या होता है? पैरा ट्रूपर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, कोई भी जवान, कोई भी अफसर पैराशूट से जंप करता है तो उसके जिस रेजिमेंट में, जैसे पैराशूट रेजिमेंट है, हर जवान, हर अफसर, हर आदमी जो भी काम करने वाले हैं, सबको पैराशूट से जंप करना पड़ता है। तो उनके नाम के सामने PTR या पैरा ट्रूपर लिखा जाता है।
तो पैराट्रूपर तो जब समझिए कि बहुत अरसे से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही इन्होंने कोशिश की थी पैराशूट यूज़ करने की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पैराशूट्स को यूज़ किया गया, हाल में हमने ढाका में इनको यूज़ किया। तो पैराट्रूपर्स तो काफ़ी अरसे से फ़ौज के अंदर चले आ रहे हैं। जहाँ तक कमांडो हैं, मैं कमांडो नहीं हूँ इसलिए क्योंकि जब हम सर्विस में थे तो उस वक़्त कमांडो हमारी जिस पलटन में मैंने कमांड की थी 5 पैरा, उस वक्त तो पैराशूट रेजिमेंट की थी। हाल ही में पिछले साल वो कमांडो में कन्वर्ट हुई है। कमांडो में कन्वर्ट होना एक बहुत बड़ा मायने रखता है, चूँकि उस पलटन की इज़्ज़त होती है, उस पलटन को सिलेक्ट किया जाता है। तो कमांडो उनको कहते हैं जो कि किसी स्पेशल मिशन पर, किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए तैयार किए जाते हैं। एक हो, ग्रुप में हो, छोटी सी टुकड़ी हो, दुश्मन के इलाके में जाके उसको डैमेज करना, कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम हो। जैसे बॉम्बे के अंदर ये जब केस हुए थे, हम होटल्स में जब रेड हुआ था, तो उस वक़्त हमारे कमांडो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो कमांडो को उस जगह पे भेजते हैं जहाँ अननोन जगह हो, रिस्क हो, एंड यू नीड अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीडरशिप एंड डेडिकेशन एंड स्पिरिट टू सेक्रीफाइस। आई मीन यू कैन से दे आर द बेस्ट। इस तरह से दुनिया के अंदर हुआ है कि जहाँ कहीं भी कोई आफत आती है तो कमांडोज आर कॉल्ड फॉर टू परफॉर्म दो स्पेशल ड्यूटीज। 1971 वॉर में पहली बार इंडिया में पैराट्रूपर्स लॉन्च हुए थे, तो आप वो किस्सा बताना चाहोगे, आपका कंट्रीब्यूशन इन 71 वॉर? देखिए, जो मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी पलटन जो मैं 5 पैरा कमांड कर रहा था, वो पैराशूट रेजिमेंट का ही एक हिस्सा है। जिस पलटन में मैं पैराशूट रेजिमेंट में गया था 2 पैरा, उसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो उस पैरा ड्रॉप के अंदर भाग ले, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफ़ा किसी भी देश में इतने लोगों का पैराशूट का ड्रॉप करके एक असली लड़ाई के अंदर, वैसे कि एक्सरसाइज वगैरह में तो होता रहता है, लेकिन एक सचमुच की लड़ाई में उनको इस्तेमाल किया गया। 11 दिसंबर 1971 में, जिस वक़्त ये सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी ढाका के पास कि उन्हें ज़रूरत थी कि जो दुश्मन की ब्रिगेड है उसके पीछे वहाँ पे एक ब्रिज था, फेरी थी, उसे कैप्चर करना है। अगर से उसको कैप्चर कर लेते हैं तो उसके पीछे के जो है सप्लाई लाइन वगैरह उसकी कट जाती है। तो इन काम के लिए इनको तैयार किया जाता है पैराशूट को, चूँकि ये ओवरलैप ऐसा अब उड़कर पीछे जाकर फिर उनको बंद कर देना है। जब जनरल मानिक शाह साहब को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने बुलाया कि वो ये करना है, तो मानिक शाह तो एक माने हुए जनरल थे, तो उन्होंने कह दिया, मैडम ये दिस इज़ नॉट द टाइम। अब किसी हिम्मत होती है कहने, तो उनको ये पता था कि मौसम का भी कितना असर होता है। मानसून थी उस वक़्त, अगर से ये लॉन्च करते तो पानी में फंस जाते। आप जानते हैं बांग्लादेश के अंदर कितने दरिया हैं, कितना पानी है, कितना सब कुछ है। तो वो ख़ास वक्त सिलेक्ट किया गया उस जगह का, उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग जोन, जहाँ पे कि उनको ड्रॉप किया जाता है। चंद महीने पहले उसकी तमाम रिकॉनेसेंस की गई, उसकी पूरी रिहर्सल की गई उसी चीज़ को, और फिर ताकि जो कमांडर उसे इस्तेमाल कर रहा है उसके दिल में किसी प्रकार की कोई शंका ना हो। उस वक़्त ये नहीं कि मम्मी पापा आएंगे कुछ बताएंगे, वो तो वही जो कमांडर ऑन द स्पॉट है वही डिसीजन लेगा। 700-800 आदमियों की ज़िंदगी उसके हाथ में होती है। तो उनकी वो तैयारी थी। जिस वक़्त ढाका में प्रवेश किया तो उस वक़्त इनके पास यही एक पावर थी जो उन्होंने पूरा इस्तेमाल की, 2 पैरा। तो इसमें आपको और हर भारतीय को ये फ़ख्र होना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है कि जो हम हर एक चीज़ की ज़्यादा बातों करने से नहीं, जब वक्त आता है तो इंडियन आर्मी ने अपने आप को कहीं कमी नहीं महसूस होने दी। बिल्कुल। और इट वाज अ वर्ल्ड हिस्ट्री। और जब 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन्होंने कैप्चर किए इस ऑपरेशन में, तो जनरल बाद में फील्ड मार्शल साहब जब हमारे मानिक शाह साहब बने, उनका ये हुक्म था कि इनको जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक ट्रीट किया जाए, इनके साथ वही सलूक किया जाए जैसे वो होता है। जैसे पोरस ने सिकंदर से पूछा था क्या सलूक करें, कहते हैं जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है, जो एक सिपाही दूसरे सिपाही के साथ करता है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर कोई नफ़रत और हकारत, वो तानाशाही वो नहीं थी।
हमने ये कब्ज़ा कर लिया। उस इंसान की इंसानियत और उसकी आदमियत और उसके अंदर इतना प्यार और नम्रता थी कि भाई ठीक है, लड़ाई हुई है ना, सी कोई कामा तो नहीं आ गई। तो उनको बहुत तरीके से रखा गया प्रिजनर ऑफ वॉर में, बहुत बहुत उनके साथ अच्छा सलूक किया गया। कहते हैं कि जब मैं डाइवर्ट करूँगा, जिस वक्त लड़ाई के बाद पाकिस्तान के गवर्नर पंजाब ने उन्हें इनवाइट किया, तो जब वहाँ पे गए लंच के, तो लंच के बाद वहाँ के जो कहने लगे कि हमारे जो काम करने वाले हैं आपसे मिलना चाहते हैं, तो लाइन में सब खड़े हो गए, तो सब ने उन्हें हेलो किया। तो जो आखिर में एक शख्स थे, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार कर उनके पाँव पे रख दी। कहने लगे क्या? कहते हैं हजूर माई बाप, मेरा बेटा आपके पास कैदी था, मेरा बेटा आपके पास कैदी था। उसने आके मुझे बताया कि उनको सोने के लिए चारपाई, खाने के लिए खाना, नमाज के टाइम पे नमाज, उनको आपने आफरीन कैसे, आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? अब एक आदमी की अगर से दुश्मन के इलाके में जाकर ये इज़्ज़त होती है, उससे पता लगता है कि हिंदुस्तान की सभ्यता के अंदर कितना दम है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप पावर में आ जाएं तो पागल बन जाएं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे केसेस हुए हैं, जब देखिए जापान है या दूसरी मुल्कें हैं, बहुत अत्याचार किए, ये ख़बर मिल जाए वो ख़बर मिल जाए, अरे 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारी इंसानियत के नाम पे धब्बा लगे वो कभी नहीं मिटेगा। तो इंडियन आर्मी का ये रिकॉर्ड, ये पैराशूट की जो मैं आपको लड़ाई बता रहा था, ना केवल एक लड़ाई की मिसाल थी, लेकिन एक वो मिसाल थी जो आने वाली औलाद याद रखेगी कि हमारे बुज़ुर्गों ने कभी भी अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये सोच जो आप बता रहे हो, ये मैं हमेशा से सुनती आई हूँ कि जब राजा महाराजाओं के टाइम पे उनका शासन होता था, तब भी वॉर होती थी, लड़ाई होती थी, तब भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। हमारी इंडियन सभ्यता में भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। आर्मी भी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वॉर करती है। तो ये सोच हमें सबसे इट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली। जब 71 वॉर में सोल्जर्स को बोला गया कि आपको पैराट्रूपर लॉन्च होना है, आपको ऊपर से कूदना है, तो वो वाला किस्सा आप बताओगे? हर सिपाही जब भर्ती होता है तो उसे हर काम के लिए वॉलंटियर करना पड़ता है, वो उसमें कोई चॉइस नहीं होती है। लेकिन पैराशूट के अंदर कुछ और ही नज़ाकत है। वो उनको मालूम है कि हो सकता है ये हमारी आखिरी जंप हो सकता है कि हम कभी वापस ना आए, हो सकता है जब हम हवा में होंगे तो दुश्मन में। जिस वक्त हमारी 2 पैरा ड्रॉप कर रही थी, तो जो 91 ब्रिगेड इनकी थी दुश्मन की, उनके जो कमांडर थे उन्होंने देखा और उनके ऊपर फायर करने के लिए कहा। उसके बाद ये भी कहा अच्छा हमला करो, तो थोड़ा डिस्टेंस था, हिस्ट्री ये कहती है। और तब तक ये हमारी पलटन जो थी वो रीऑर्गेनाइज करके वहाँ से जा चुकी थी और उनका जो मिशन था उसकी तरफ थे। सब वॉलंटियर थे, इट वाज नॉट मर्सनरी फोर्स। उनको पैसे नहीं की वजह से नहीं, वो इसलिए गए थे कि उनके अंदर उस काम की श्रद्धा थी। वो जब वो श्रद्धा इतनी मजबूत हो जाती है तो फिर कामयाबी उनका सेहरा चूमती है। बिल्कुल। उस वक़्त कुछ नहीं होता, सिर्फ एक जुनून होता है कि दिस इज़ माई ड्यूटी, दिस इज़ माई कंट्री, और मैंने इसके लिए करना है। क्योंकि जिस वक्त इन्हें कमीशन मिलती है तो उस वक्त ही वो हमारे जो IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहाँ से ये पास आउट होते हैं, तो वहाँ एक हॉल है, चैटवुड हॉल, उसके अंदर लिखा हुआ है कि सेफ्टी, ऑनर एंड सिक्योरिटी ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। पहले कंट्री का, फिर द मैन यू कमांड, उनकी सिक्योरिटी, कंफर्ट और वेलफेयर देखना है, और योर ओन कंफर्ट, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। उसे ये महसूस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे इसके लिए एक्सटेंशन मिल जाएगी या मुझे प्रमोशन मिल जाएगी या मैं एम्बेसडर बन जाऊँगा या कुछ हो, वैसे नहीं। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे इसलिए बुलाया गया है, मैंने कसम खाई है, मैं इसके लिए नमक हरामी नहीं कर सकता। तो जान देने में तो कोई हर्ज नहीं, वो जान देने के लिए तो हम आए ही थे, पिकनिक के लिए तो आए नहीं ना, लड़ाई में जा रहे हैं, फ़ौज में भर्ती हुए थे। तो उसमें आप देखेंगे कि हर वक्त, हर एक एपिसोड अब तो वो किस्सा बन के रह जाता है, लेकिन उस वक्त देखना पड़ता है कि इनमें कितना दम है। मेरे लिए बहुत ही अलग किस्म की कॉन्वर्सेशन है ये। आपके पास इतने सारे किस्से होंगे अनगिनत, बट अभी तक का अगर आपके जहन में कोई आए स्केरियस्ट किस्सा? कहते हैं कि कुछ ख़ास ही बात है कि हम खामोश रहते हैं, कुछ ख़ास ही बात है कि हम खामोश रहते हैं,
वरना क्या हमको बात करना नहीं आता? ऐसा है कि कोई बहुत सी चीज़ें हम ज़िंदगी में करते हैं, अगर से अब उसके बारे में सोचा जाए तो हमारे असूलों के ख़िलाफ़ हो जाता है। क्योंकि कभी भी जो भी काम होता है व्यक्तिगत रूप से आप नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ वो 700-800 माँ के बेटे हैं जिन्होंने आपका साथ दिया, जो आपकी पलटन के हैं, जो आपकी प्लेटून में हैं, जो आपकी कंपनी में हैं, लड़े फ़ौज नाम सरकार का। लेकिन ये बच्चे जो हैं, इनका वो जो लांगरी वहाँ खाना बनाता है उसका भी उतना ही हक है। रात को वो 3 बजे उठ के जिसने पूड़ियाँ बनाई उनके लिए और उनको आगे भेजा, तो उसका कोई हक नहीं होता। वो ना होता तो ये कैसे होते? तो वी आर नॉट इंडिविजुअल्स, वी आर ए फैमिली, वी आर ए टीम। तो इतना ही कहना काफ़ी होगा कि हमारा तो अपना कोई किस्सा होता ही नहीं है। हमारा जो होता है वेयर आर इज़ ए टीम वर्क। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आप बैठे हुए हैं, आपको एक सिग्नल आ जाता है, कंफर्म वॉलंटियर फॉर सुसाइडल मिशन। तो आप नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, आप किससे पूछेंगे? घरवाली से पूछेंगे, माँ बाप को? आप अकेले हैं तो आप कितने सेकंड्स में कहते हैं विल गो आउट, यस मैं हूँ। वो आपके दिल के अंदर हमेशा ये खुशी रहती है कि आज मुझे मौका मिला था उस चीज़ को कहने का। जब राजेंद्र प्रसाद जी जब प्रेसिडेंट ने मुझे अपॉइंटमेंट दी थी, उसमें कहा था कि तुझे ये मैं तेरे पे इस पे ये विश्वास कर रहा हूँ, उस विश्वास को मैंने घात नहीं होने दिया। उसके बाद फिर वो हिस्ट्री बन जाती है। तो इस जो अफसर की जो ड्यूटी होती है वो सिर्फ अपने लिए नहीं होती। सबसे पहले ही इज़ द हेड ऑफ द टीम। इट इज़ द टीम दैट मैटर्स, नॉट द इंडिविजुअल। खैर ये बात है कि अंग्रेज़ों का एक शौक़ था कि ये रिवॉर्ड दे दो, ये तगमा दे दो, ये डेकोरेशन दे दो, तो थोड़ा दिल लगा रहता है। लेकिन असलियत के अंदर वो पूरी की पूरी टीम जो है वो काम करती है जिससे वो कामयाब होती है। जैसे कि सर अभी आपने बोला कि टीम काम करती है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टीम, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्मी, वी टॉक अबाउट डिसिप्लिन, वी टॉक अबाउट रूल्स। तो कभी ऐसा इंस्टेंस आया है, आई एम श्योर आया होगा, कि कभी रूल यहाँ फॉलो करने की ज़रूरत है बिकॉज यू ऑलवेज अबाइड बाय रूल्स, मगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको दिख रहा है कि रूल तोड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? See what happens, man does not live by bread alone. इंसान रोटी के टुकड़ों पे ज़िंदा नहीं रहता, उसे अपनी ज़मीर को ज़िंदा रखना होता है। और सिपाही बनने के बाद उसकी ज़मीर और भी बढ़ जाती है, वो ज़मीर से ही ज़िंदा रहता है। बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब उसको मालूम है कि मैं अभी शॉर्टकट कर जाऊँ, अभी जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी चट्टान है, सारे अटैक में जा रहे हैं बैनर लेकर, मैं उसके पीछे छुप जाऊँ तो कोई पीछे देख थोड़ा ही रहा है, या मैं भाग जाऊँ, या मैं वहाँ से डिज़र्ट कर जाऊँ। कई उसके अंदर टेम्पटेशंस हो सकती हैं। तो उस वक़्त क्या है कि अनलॉफुल कमांड को समझना, उस वक्त आपके दिमाग में आता ये है, ये ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आखिर आप उस वक़्त उस कमांड के जिस आपने कसम खाई है कि जो मुझे हुक्म दिया जाएगा मैं उसको मानूंगा। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए किसी तौर पे आप उस ओहदे पे हैं जब आपकी ज़मीर आपको कहती है कि नहीं, अगरचे मैं ये करूँगा तो मेरे मुल्क की जो हालत, लेकिन उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। उसकी कीमत आप अदा करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है। ईच मैन अपार्ट, ईच मैन इज़ एन एम्परर। हर इंसान को हक़ है कि अपनी ज़मीर के साथ ज़िंदा रहे। आप समझते हैं कि अब ये काम आपकी मर्ज़ी के नहीं था, ठीक है, आप अपना इस्तीफ़ा दे दीजिए, चले जाइए, या आप आगे एक्सटेंशन मत लीजिए, आप दूसरा काम कर लीजिए। आप ऐसी मुल्क में हैं जहाँ पे आपको एक तानाशाही के तौर पे ज़बरदस्ती नहीं कुछ करवाया जाता। आते हैं ऐसे बहुत से अरसे होते हैं, अरसे जब आप समझते हैं कि नहीं, मैं अगर इसको अपनी इस तरह से करूँगा। एक आते हैं जब आप अपने पलटन को खड़ा कर लें, उनको इस तरह से करें, तो आप बड़े प्यार, बड़ी आजीज़ी, बड़े इज़्ज़त के साथ कह सकते हैं, सर इफ़ यू डोंट माइंड हम ऐसे कर लें। उनको मालूम है कि ये अफसर इस काम को करने के लिए खुश नहीं है, क्योंकि इस काम के अंदर थोड़ी सी बदबू आ रही है। लेकिन आप बगावत नहीं कर सकते। उसको कहते हैं लीडरशिप, उसको कहते हैं टैक्ट, उसको कहते हैं डिप्लोमेसी। चूँकि हर अफसर जो होता है उसको IQ होता है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इनके अंदर क्या क्या मादा है, इनके अंदर क्या क्या जूज़ है, इनके अंदर क्या साइकोलॉजिकल फीलिंग है। इसीलिए फ़ौज जो है चल रही है। अगर से इस तरह का ज़रूरत पड़ जाए, हर एक आदमी नंबरदारी करे, तो फिर फौजदारी कौन करेगा? नंबरदारी और फौजदारी, करेक्ट बात है।
अभी हम जंग की बात कर रहे थे, तो आप मतलब जंगलों में रहे हो या एक्सट्रीम स्नो कंडीशंस में रहे हो? कई दफ़ा, बल्कि इतना समझिए कि जंगल और स्नो ही तो हमारी रिहाइश की जगह थी। देखिए ऐसा होता है कि एक अफसर की पोस्टिंग होती है, वो हाई अल्टीट्यूड में चला जाता है। दूसरा अफसर जो है उसकी पोस्टिंग किसी और जगह पे हो जाती है। हम 3-4 साल से ज़्यादा एक जगह पे नहीं रहते हैं। आपकी पलटन है, उसको 2-3 साल से ज़्यादा एक जगह पे नहीं रखते हैं। तो मैं ये समझूंगा, वो जो मुश्किलें थीं जंगल की, पहाड़ की, हाई ऑल्टीट्यूड की, उसके पे तो जैसे उस वक्त बात हो रही थी, स्वामी संत विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण जी के पास जब गए तो कहने लगे मैं बहुत उदास हूँ और ये भगवान ऐसे क्यों करता है, इतना तंग। मुझे इट वॉज सॉर्ट ऑफ कंप्लेनेंट मूड। तो रामकृष्ण जी मजाक में कहने लगे तू हमेशा ऐसे क्यों फिक्र करता है। तो उनका जवाब ये था, माइंड यू, उस आदमी की शख्सियत देखो, क्या उसकी स्पिरिचुअल पावर थी। और दोनों विवेकानंद जी, ये रियल स्टोरी है। तो उन्होंने ये कहा कि जो हीरा होता है उसको चमकाने के लिए काटा जाता है, पॉलिश किया जाता है। जो सोना होता है उसको एक शेप देने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उसे पिघला के किया जाता है। इसी तरह से जब भगवान आपको किसी मुश्किल में से डालता है तो आपको वो तंग नहीं कर रहा, बल्कि आपको वो आपकी उमंग को ऊपर कर रहा है। वो आपको उस काबिल बना रहा है कि आप और आगे बढ़ें। तो ये जंगल में, हाई ऑल्टीट्यूड में बड़ा मज़ा आता है। देखिए मुश्किल है, ठीक है, बर्फ़ होती है, खाना नहीं एक ही किस्म का खाना होता है। अब फर्ज कीजिए कि आपका राशन आ गया, वहाँ पे लैंडस्लाइड आ गया, तो पूछा भाई आज कुक से आज क्या, कहता जी ये ट्रांजिट कैंप है। ट्रांजिट कैंप है, यहाँ पे मेनू तो वही चलता है लेकिन जो लोग हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब वो कुक से कौन झगड़ा कर भाई, सुबह भी आलू, शाम को भी आलू, कहते हैं जब राशन नहीं आया तो शांति हो जाती है। इसी तरह से जंगल के अंदर सांप हैं, चूहे हैं। अब मैं हमारी पलटन मिज़ोरम में थी, बहुत आनंद आया। शुरू में जाके बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन फिर देखा गया कि ये लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो भारतीय नहीं हैं क्या, वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या, वो हमारे जूस में नहीं है, हम उनको इंसान नहीं समझते हैं क्या। जब ये रह सकते हैं तो हम भी रह लेंगे। जब आपके अंदर वो भावना आ जाती है कि हम यहाँ पे कमांड करने, रूल करने या इनको पर हुकूमत करने नहीं आए हैं, बल्कि इनकी मदद करने आए हैं कि जिस संकट से जो गुजर रहे हैं, इनके यहाँ टेररिस्ट हैं, इनके अंदर लोग आपस में कानून को नहीं मानते हैं, तो हम इनकी मदद करें ताकि ये सीधे रास्ते पे आ जाए। तो अपने आप उनमें एक ताकत पैदा हो जाती है। सो हर चीज़ में आप ये देखिए, जो कुदरत चीज़ बनाती है उसमें एक बड़ी पॉजिटिविटी भी होती है। दुख है, दर्द है, सब कुछ है, लेकिन आखिर कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो क्या आउटसोर्स कर देंगे? चाइना से आएंगे, पाकिस्तान से कहेंगे कि हमारा बॉर्डर डिफेंड करो, हमें ही करना है ना। तो खुशी खुशी कीजिए। वहाँ के लोगों के साथ, उनके साथ हमदर्दी पैदा हो जाती है, दोस्ती पैदा हो जाती है। जब मिज़ोरम से हम वापस आ रहे थे, जब मेरी पोस्टिंग हुई, तो उनका जो गाँव बूढ़ा था वो आया, कहता कर्नल साहब, वो अपने लैंग्वेज में, ठामो, ये ऊपर का जो हिस्सा है पहाड़ का, आप इधर अस्पताल बनाएगा। उसको पता था कि मेरी वाइफ डॉक्टर है और हम रिटायर होएंगे, तो आप उनको यहाँ लाइए, इधर अस्पताल बनाएंगे। अभी तक हमारा वायदा उसके साथ, अगरचे मौका मिला तो वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। तो वो जो आपका बॉन्डिंग होती है, दैट इज़ टुडे, आज याद आती है। तो ये हाई ऑल्टीट्यूड हो, जंगल हो, डेजर्ट हो, कोई भी जगह क्यों ना हो, वो पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। खाने को मिले कम तो उस कम में रहें खुश, उसने जो मातम दिया मातम में रहें खुश, दुख दर्द में जंजाल में हर हाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। खुश रहना चाहिए। See, after all, who will do it? If not you, who will? यस सर, पहले तो आर्मी के, आपके, सब सोल्जर्स के इस जज्बे को सलाम है। दूसरा, मेरे पास इस यहाँ पे बैठे हुए इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू लीड दिस कॉन्वर्सेशन। इससे पहले जैसे अभी आप कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे थे सर, वेस्ट में पाकिस्तान हमारी ओल्डेस्ट एनिमी कंट्री रहा है, नॉर्थ में चाइना लैंड इन्वेजन कर रहा है, ईस्ट में इस वक्त बांग्लादेश में इतना ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा है, इनफैक्ट साउथ में भी श्रीलंका में, मालदीव जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो
इस वक्त इंडिया को अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? इजाज़त हो तो मैं आपको इकबाल की वो नज़म है, इरशाद। वो लिखते हैं, यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। हिस्ट्री में देखिए कि ये इन मुल्कों का नाम लिया, यूनान मिस्र और रोमा, ये मिट गए जहाँ से अब तक, लेकिन है बाकी नामो निशान हमारा। उसके इसी सिलसिले में कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है हिंदुस्तान की कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मान हमारा। हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारे इतिहास में हमारे दुश्मन हमेशा हमारे चारों तरफ रहे हैं। और मैं तो आज इस उम्र में, मेरे पास और 8 रन है सेंचुरी ख़त्म करने के लिए, हो सकता है कि रन आउट कैच आउट कुछ हो गया तो पता नहीं लगेगा, लेकिन इतना हमें खुशी होती है इस मुल्क में रहकर कि सब के होने के बावजूद भी हम उसके साथ चले जा रहे हैं खरामा खरामा, बैठे नहीं, हिटे नहीं। सी लोकतंत्र डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी, आज़ादी दी। इस फ़ौज ने उसी आज़ादी को कायम रखने के लिए, गलतियां होती हैं, गलतियां ना होंगी तो रामकृष्ण जी ने भी कहा, तब तक चीज़ें आपके अंदर ताकत कैसे आएगी? गलतियां ताकत भी तो देती हैं ना, ठीक है। अब सवाल ये जो आपने पूछा है, ठीक है, हमारे चारों तरफ इस वक्त जिस किस्म की हमारी हालत है, हमारे दुश्मन काफ़ी हैं, सी हमारे दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी उनको संभालना भी हमारा ही काम है। सी हमारी हस्ती मिटेगी नहीं। सी कोई ख़ास ही बात है कि हम जिंदा हैं, हम चल रहे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बजाय बिसाइड पावर देयर इज़ सम अदर थिंग विच ए नेशन लिव्स बाय। सी मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि मैन डजंट लिव बाय ब्रेड अलोन। सी एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नीरज जैन जी, पूना का, जो AFMC कॉलेज से डिग्री लेकर आए, वो बड़ी भारी प्रैक्टिस, तो मैं वो अब इस चक्कर में थे कि भाई जो हमारी पुरानी साइंसेस हैं उसके अंदर कितना दम है। माइंड जो MRC पे एक डिग्री होती है सब कुछ, अब वो अपने साथ जब कंबाइन करके वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो हमारी नेवल है या जो धुनी है हमारी, इसके अंदर जो प्राण शक्ति है उसके अंदर कितनी शक्ति है जी। तो हो सकता है कि उसी चीज़ का ये जिक्र कर रहे हों जिस वक्त कहते हैं कि हमारी हस्ती नहीं मिटी अभी तक हम जिंदा हैं, इतनी लड़ाइयाँ नहीं। सी कुछ हुआ ना, इकबाल साहब ने अगर जो लिखा था, ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, कुछ यही कह, उन्होंने कहा था मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक सकती हूँ यहाँ पे, आपकी अनुमति हो तो? फरमाइए। बेसिकली सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जिन नीरज जैन की आप बात कर रहे हैं, वी एक्चुअली हैड द प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग हिम ऑन द शो, एंड उनका एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है नाड़ी शिक्षा विज्ञान के नाम से, यू कैन चेक दैट आउट। सर प्लीज़ कंटिन्यू। तो जब जिस देश के अंदर इस किस्म के व्यक्तियों का, इस किस्म की विचारधारा हो, इस किस्म की जिसको कैटलिस्ट एजेंट कहते हैं, कि दे डोंट अंडरगो एनी चेंज दैट सेल्फ बट एक्सेलरेट रिएक्शन इन द सोसाइटी, तो इस मुल्क को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। गलतियां होती हैं, ठीक है, हुई हैं, लेकिन हमारे पास इतनी पावर है, बिसाइड फिजिकल रिसोर्सेज एंड ऑल, वी आर ऑल्सो गॉट प्लेंटी ऑफ स्पिरिचुअल पावर। अगर हमारी बेटी फोगट को उस रोज़ थोड़ी सी वजह से नहीं गोल्ड मेडल मिला तो कोई बात नहीं, कुछ उसमें भी अच्छाई होगी जी। अब वो रिटायर होकर फिर आएगी, उसको कहेंगे बेटा तैयार हो जाओ 1928 में, तो 2028 में एक की बजाय 2 गोल्ड लेके आना। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो रुकेंगे नहीं। आपका सवाल जो है उसका सॉरी जवाब मैं इसलिए नहीं देना चाहता कि पॉलिटिकली रिटायर्ड ऑफिसर्स हैव नो बिजनेस टू डेबल इनटू पॉलिटिक्स, तो वी आर अपोलिटिकल, वेरी वेल नोटेड। वी आर ऑलराइट, हम अपनी ड्यूटी की है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे मुल्क की जो हमारे दुश्मन हमारे साथ रहे हैं, सदियों रहे हैं दुश्मन सामने ज़मा हमारा, हमारी तरफ से हमारे दुश्मन हमेशा से रहे ही हैं, जब से हिस्ट्री बनी है तब से ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अगरचे अभी तक ज़िंदा रह रहे हैं तो हमारी हस्ती नहीं मिटा सके वो। देखिए ये काम तो दरअसल जो
गवर्नमेंट इन सैडल है, उनका है। हम रिटायर्ड अफसरों का तो हमारी आशीर्वाद है, हमारी वॉलंटियर होने की क्षमता है। कल अगरचे उनको हमारी ज़रूरत है कुछ ऐसे काम के लिए जो कि हम कर सकते हैं, तो जो एक्टिव जवान हैं या एक्टिव अफसर हैं उनको आप आगे भेज दीजिए, उनकी कमी है तो हम ये काम पीछे आपका संभाल लेंगे। ये 2 चीज़ें इस वक्त हम कर सकते हैं। सर, इस रीअश्योरेंस की हमें ज़रूरत भी थी, सो थैंक यू फॉर दैट। बट अभी आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि यू हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद इंडियाज़ फर्स्ट फील्ड मार्शल। मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ सर की। आपने उनके साथ काम किया है, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से जी। कि कभी कभी देश की किस्मत में ऐसे फरिश्ते भी आते हैं जिनके पर नहीं होते। ही वॉज लाइक एन एंजल विदाउट विंग्स। वाओ। तो छोटी सी एक बात थी कि हम किसी वजह से, जैसे मैंने कहा कि जी जवानी के अंदर ब्रेकें जो हैं बड़ी मुश्किल से लगती हैं। गलत काम हो या ठीक काम हो या कुछ भी हो, आदमी अपने जोश से जाता है। लाइक यू आर लाइक ए बुलडोज़र। या सी, लेकिन उस वक्त आप कोई गलत काम भी करते हो तो उसको आप जस्टिफाई कर देते हो। ठीक काम करते हो तो इस उम्र में आपकी उसकी याद बन जाती है, गलत काम की आपकी गिल्ट कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। जी। तो इसी तरह से एक कोई छोटा सा हादसा हुआ था जिसमें सैम मानेकशॉ साहब के पास हुक्म था कि हमसे जो गुस्ताखी हुई है उसके ऊपर कोर्ट मार्शल कर दिया जाए, या ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। तो उन्होंने अपने उनके सेक्रेटरी से बुलाया, कहता वाह आई वुड हैव डन द सेम व्हाट ही हैज़ डन। तो बड़े हैरान हुए कि साहब इतनी बेरुखी से। तो चिट्ठी में लिख दिया, सो एंड सो यू आर एडवाइज टू बी नॉट टू बी इम्पीचुअस। तो हम बैठे हुए थे, हाई ऑल्टीट्यूड में हमारी पलटन थी, तो हमने 2IC को बुलाया। मैं कहा यार जल साहब की ये DO आया हुआ है, तो मैं इम्पीचुअस कहते डिक्शनरी में देखो क्या होता है। मैं तो भी उसमें देखिए पूछने वाली थी हम लोग उसमें यही कहा गया भाई तुम ज़्यादा जोश में मत आ जाओ। अच्छा, गॉट दैट। तो अब वो शख्स जिसको मालूम था कि अगर से किसी को कुछ दर्द हुआ है और कमांडिंग अफसर ने कुछ ऐसा स्टेप लिया है तो अपने फ़ायदे के लिए नहीं लिया, उसने अपनी खुशी के लिए या अपनी किसी मकसद के लिए लिया। हम स्पेशल मिलिट्री ट्रेन में आ रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह हमने आना था। तो हम जब गुज़र रहे थे तो दिल्ली से गुज़रे, गाड़ी जो थी वापस जब निज़ामुद्दीन से दिल्ली जंक्शन में आई तो इन्होंने प्लेटफॉर्म नहीं दिया, अंदर कहीं घुसेड़ दिया। तो बताओ भाई, अगर जो जवान जा रहे हैं उनको जगह चाहिए, प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे, कहीं खाना बनाएंगे, कुछ करेंगे। तो स्टेशन सुपरिटेंडेंट के पास गए कि मैं कहा जी इसको जगह दी जाए। कहता जी अब आपकी गाड़ी वहाँ डिले हो गई थी, ये हो गया ये। मैं कहा भाई किसी सिपाही ने अपने शौक़ से इतना किया तो उनका इतना तो हक होना चाहिए। नहीं अभी आपको ये जगह नहीं मिल सकती, रेलवे मिनिस्टर भी आपको नहीं दे सकता। अब यहाँ पे जो होता है कि पावर को डोंट अब्यूज़ योर पावर। सी, क्या मदद कर सकते हो? खुदा ने आपको ये हिम्मत दिया, ये रैंक दिया है कि कैन यू डू समथिंग गुड टू समवन। अच्छा, उस पर हम भी तो, मैं कहे ठीक है। टेलीफोन वहाँ लगी हुई थी, कमांडिंग अफसर थे हमारे पास, जवान थे सब, रिंग कर लिया। चलिए, नंदा साहब तो थे नहीं उस वक्त, मिनिस्टर थे। कहते जी चतुर्वेदी साहब हैं, उनके MS डेप्टी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मैं जी बात करवाइए। मैं कहा जी मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास 700 आदमी हैं, जवान हैं, दे आर एंग्री एंड दे आर हंग्री, तो मुझे आपसे इजाज़त है कि हमें स्पेस पे जगह दी जाए ताकि हम खाना ना बना। कहता है जी मैं अभी आया। अब देखो इनकी महानता देखो, मैं अभी आया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिल्ली जंक्शन पे स्टेशन सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में आके उसे हुक्म देते हैं कि इनके साथ ये भी कभी, ये हमारे इस वक्त लोकतंत्र की एक एग्जाम्पल थी कि कितनी इज्जत, कितना मान सम्मान उन फौजियों को दिया गया जिनको ये चीज़ चाहिए थी। और जब हम उस वक्त हाई ऑल्टीट्यूड में जाए थे 71 में, जब हमें काम दिया गया तो उसी का बदला हमने उतनी मेहनत से दिया जिसका हमें हुक्म था, हमने भी वो काम करके दिखाया। तो ये होता है दोस्ती, ये होती है बॉन्डिंग। तो जब नीचे पता लगा कि जी मिनिस्टर को कॉल कर दिया, देखिए जैसे कहते हैं ना किसी वक्त आप स्टेप आउट कर जाते हैं, लेकिन मोटिव क्या था? मोटिव यह था कि अगर से बच्चों को खाना उस वक्त हम नहीं पकाते हैं और रात में पड़े हुए हैं, गर्मी का मौसम था, मई जून का महीना, कहाँ पहुँच देंगे? पानी चाहिए था, बैटरी चार्जिंग चाहिए थी। अब जनरल मानेकशॉ उस वक्त हमारे चीफ थे, उन्होंने जब लिखा तो कहते हैं
आई वुड हैव डन द सेम व्हाट ही हैज़ डन. अब बताइए कि इस इंसान के लिए आप क्या नहीं करेंगे. यस. तो उसी लड़ाई के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा हुक्म हमें दिया जो हमारी पलटन ने करना था. तो हमें ये खुशी आज तक कि हमने उसे पूरा कंप्लीट किया, उनका पूरा हाथ बटाया और जो काम में हम कामयाब रहे. सो ये लीडरशिप टू लीड फ्रॉम फ्रंट. सी, rules and regulations are hand railings and not handcuffs. Wow. So, for the sake of the welfare of your soldier, your command comes next. Your own welfare comes last. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मानिक शाह साहब के साथ तो फिर हमारी दोस्ती भी हो गई. मतलब ये कि जब मिलते थे बड़े प्यार, बड़ी इज़्ज़त के साथ. रिटायर होने के बाद भी कई ऐसे मौके मिले, उनको नाम याद था, उनको सब पता था ये कौन है कौन नहीं है. तो उस शख्स की जो शख्सियत थी, उसके अंदर जो आदमियत थी, उसके अंदर जो निम्रता थी, उसके अंदर जो भावना थी, उसकी जो लीडरशिप थी, वो एक नमूना था. हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया ने माना उसको. जब दुनिया मानती है तो भारत का सिक्का आगे बढ़ता है. बिल्कुल. हिंदुस्तानी फ़ौज की इज़्ज़त होती है. सो ही वॉज ए ग्रेट जनरल, ए वेरी कंसिडरेट जनरल. सी, मैंने उसका प्रिजनर वार का किस्सा तो आपको बताया. ही वॉज काइंड टू एवरीबॉडी. सी, वो ये नहीं चाहते थे कि कोई फाइल आ गई तो कोर्ट मार्शल कर दो. उसको पढ़ते थे, वापस ले जाते थे, देखते थे कि इसमें क्या जुज़ है, ये क्यों हुआ, इसका किस तरह से इसे नहीं होना चाहिए. जी. ही वॉज अ थिंकर. सी, ही वॉज नॉट अ डिक्टेटर. जितना मैंने उनके बारे में जाना है, जानने की कोशिश की है, मुझे भी यही फीडबैक मिला. मैंने भी यही जाना कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडेसिटी रखते थे, क्वेश्चन करते थे चीज़ों को, और अगर ड्यू रिस्पेक्ट ना मिले तो वो दिलवाते थे. बिल्कुल. बेसिकली सर, हम इस बात से नज़र तो नहीं हटा सकते, हम इस बात से मुंह नहीं फेर सकते कि इस वक्त सियाचिन में, लद्दाख में काफ़ी सारा अनरेस्ट चल रहा है. इनफैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में भी अनरेस्ट चल रहा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज़ इंडिया चाइना वॉर एंटिसिपेटेड? आई थिंक हमारे देश में ज्योतिषियों की तो कोई कमी है नहीं. सी, हर रोज़ टीवी पे कोई ना कोई आके अपना विचार करता रहता है. दे आर द राइट पीपल टू आस्क. बट एज ए स्ट्रेटजी, जी. the nations must always be ready for attack. Attack is the best form of defense. वो You should be capable of have the capacity. It's not necessary कि अगर से आपके पास पिस्तौल है तो आप लेके लोगों के पीछे घूमते रहें उनको मारने के लिए. लेकिन आपके पास होना ज़रूरी है, आपकी तैयारी वो बहुत ज़रूरी है. दैट सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी कि अभी ये नहीं होगा, अभी आज की लड़ाई वैसे नहीं होगी, ये वो आपको ले डूबेगी. मगर जब ये कहा जाता है, इतिहास को देखे जाएं तो कभी भी इंडिया पुट फॉरवर्ड नहीं करता है. इंडिया हमेशा वेट करता है. ठीक है, वो हमारा कल्चर. बट एट द सेम टाइम इफ देयर इज अ नीड, एज आई से, इट्स द इंडियन फिलोसफर्स हु सेड इट इज अ सिन टू एक्सप्लॉइट बट ग्रेटर सिन टू गेट एक्सप्लॉइटेड. मैं तब तक ही चुप रहूँगा जब तक आप मेरी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते हैं. मैं पहल नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं करूँगा तो फिर आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा. जब दूसरे को, ओपोनेंट को ये पता होता है कि इन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं, सी, इनके अंदर वो दम है, इनके जवान इस काबिल हैं, इनका देश इस योग्य है कि ओवरनाइट इनके पीछे पूरा सपोर्ट दे सकता है. सी, तो वो जो नेशनल सपोर्ट, नेशनल मोराल, मैंने आपसे कहा ना, नेशनल कैरेक्टर एंड नेशनल मोराल, वो जो दो एलिमेंट जब जागते हैं तो आपकी बस बहुत सी चीज़ें कामयाब हो जाती हैं. देन यू आर ए एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर. आपने बात की देश योग्य है, लोग योग्य हैं. आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी का बिगेस्ट एसेट क्या है? व्हाट मेक्स द इंडियन आर्मी यूनिक? देखिए, बिगेस्ट एसेट, एज आई सेड, Indian Army has a very long outstanding tradition of professionalism. See, Indian Army is not a selection of a few people after independence. चलो वो चले गए तो इकट्ठे हो गए, लाइन में लगा दिए तो भर्ती हो गए. We have inherited a very solid traditional system. Second World War में Indian Army ने वो कारनामे दिखाए. Indian Army, Indian soldiers,
इस वक्त मैं इस तैयारी में नहीं हूँ कि आपसे बता सकूँ कि कितनी हमारी कुर्बानियाँ हुई, कितने उनको डेकोरेशन मिले या जो कुछ भी था। लेकिन इतना मुझे याद है कि जिस वक्त सारागरी की लड़ाई हुई थी, तो जिस वक्त अभी हाल ही में अभी 12 सितंबर को फोर्थ सिख मेरी पलटन थी जिसमें मुझे कमीशन मिली थी, हम जा रहे हैं वहाँ सेलिब्रेट करने। तो लास्ट मैन लास्ट राउंड, हवालदार ईश्वर सिंह जब एक 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 एनसीओ ने अपनी पूरी ताकत दिखा के वो वहाँ से हटे नहीं, और उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको मान सम्मान दिया जी। सो रिमेंबर, नेशनल कैरेक्टर और नेशनल मोरल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। नेशनल नेशन की बैकिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फ़ौज को आगे बढ़ने के लिए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको पता है कि ये भाई हमने इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव से नहीं, इसमें गलत काम नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुल्क के अंदर नफ़ागिरी, प्रॉफिटेरिंग, पैसा, आराम, मेरा निर्वाण हो जाए, मुझे मिल जाए, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। वी विल हैव साइंटिफिक टेम्पर, दिस इज़ माई कंट्री, इफ़ आई डोंट डाई हु विल डाई, इफ़ आई डोंट गिव हु विल गिव, इफ़ आई डोंट कमांड हु विल कमांड। उस क्वेश्चन मार्क करते रहो, फिर यू आर नॉट गोइंग टू आउटसोर्स कि हमारे अफसर नहीं बनेंगे तो हम चाइना से मंगवा लेंगे या पाकिस्तान से आउटसोर्स कर देंगे। वो तो आप ही की माताओं ने जन्म दिया जिन बच्चों को, वही बनेंगे ना आगे जाकर। सो उनके अंदर जब वो स्पिरिट होगी कि दिस इज़ माई कंट्री एंड आई मस्ट डू इट फॉर माई कंट्री, दैट विल बी द वेकअप कॉल। आपको लग रहा है कि वो समय आ गया है? क्यों नहीं आएगा? ठीक, हमारी हस्ती तो मिट नहीं सकती, इकबाल कह गया है, हम ज़रूर होंगे कामयाब। हम जरूर होंगे कामयाब से एक हाँ, चीज याद आई मुझे। हाँ। टेल अस अबाउट योर माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन, बिकॉज आप पहली इंडियन टीम में थे जो सक्सीड हुई 1965 में टू डू दैट एक्सपीडिशन। Mount Everest, said the world's highest peak. मेरी से किसी ने पूछा था, why you climb mountains? He said because it is there. As simple as that. तो पहाड़ का एक जुनून होता है, एक शौक़ होता है। तो बचपन से ही शरारती तो हम थे ही, आजकल तो हमें ADHD जो है वो डिक्लेयर कर देते, लेकिन उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं थी। तो दरख्तों पे चढ़ जाते थे, कुछ ये तोड़ो कुछ वो तोड़ो। तो दरख्त पे चढ़ रहे थे तो माँ हमारी जो सी बेटे थे ना पोजेशन, हाँ ऊपर चढ़ेगा नीचे गिरेगा टंग टूट जाएगी। तो हमारे पिताजी उस वक्त ही वॉज ए वॉर वेटरन, तो की है दरख्त पे नहीं चढ़ेगा तो एवरेस्ट कैसे चढ़ेगा। हम जस्ट टॉकिंग अबाउट 40s की बात होगी। ही वॉज पोस्टेड इन बन्नू, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो दिमाग में चीज़ पड़ी रही, कमीशन मिल गई 1953 में, और 7 जून को हमारी कमीशन डेट थी, और 29 मई 1953 Everest was climbed first time in the world. That was by Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay. अब सर जॉन हंट उनके लीडर थे। ये फिर दे वर ट्रैवलिंग थ्रू आउट इंडिया, और मुझे ऐसे महसूस होता है अभी याद में कि उनका हमारी पलटन सिख रेजिमेंट के साथ कोई ताल्लुक़ होगा, या ही वॉज इन्वाइटेड टू आवर ऑफिसर्स मेस इन अम्बाला। तो तेंजिंग से हम मिले। अब चूँकि बाकी सारे वो अंग्रेज़ी बोल रहे थे, तो वी वर यूज्ड टू यू नो एज जवानों के साथ प्यार से बात करना थे। तो ही सेज भैया तो तुम भी टॉप लेना में यू शुड आल्सो क्लाइम एवरेस्ट, दैट्स सॉर्ट ऑफ थिंग। तो 53 की बात थी, हम आई गई बात हुई, लेकिन दिल में ख्याल ज़रूर आया कि यार ये चीज़ कुछ होती है। सो किस तरह से बीज डाला जाता है, वो बीज पेड़ बनता है, उसमें फल आता है, तो फिर चीज़ें आगे। तो कटिंग दैट इट वाज ए इवेंट, Indians wanting to climb Everest in 1960. It was first expedition. Colonel Brigadier Gyan Singh was the leader. So it was a preparatory thing. Great effort was put into it. Everybody was very enthusiastic, very good team. See, weather god did not play up. 62 was the next effort, and the leader was one of the
finest, not only climber, but one of the finest human being. His name was late Major John Dias. So John Dias was the leader, and they were just short of the peak when the weather packed up. And he always said, the mountains are there to climb, the lives will not come back. So very mature person. And then we descended, came, और उसके बाद उसने किताब लिखी Ascent of Everest. Ascent of Everest. See, in that, look at this man. See, there was one of our members was Hari Dang, who was a schoolmaster in Doon School. And उसने हरी को कहा, हरी, you write one of the top, he was a member of the summit team, you write the top summit chapter. So Hari Dang, a philosophical way, he says, mountaineering is most useless human activity. You stand to lose all and gain nothing. See, this teaching of, and he also quotes Gita in that, and he says, you win the pettiness of your mind. See, ultimately, what you do in the mountains is you don't go to create records, you don't create raise, you don't sort of accumulate fame and name. You win the pettiness of your mind, your inner self. See, you pitch yourself against something difficult. And when you do that and something comes back to you, it gives you that feeling of joy that you have won over the smallness, what is inside you, you know, that ego. That's what goes on. See, what Rockefeller said, when greed becomes gratitude, selfishness becomes selflessness. See, and when you are prepared to sort of share with the world, then a new awakening comes into you. So Yes. that was 62. And when we were returning from 62 to Everest, on the south, on the Lhotse face, sitting around very tired in the evening, then John Dias, he says, we'll come back in 65. We might have to give a life on heaven. I mean, this will be our final attempt. We will go all out. And maybe in the good humor, says, you will not get married. You will come. Just telling you that how in advance thinking and plan. Unfortunately, John Dias contracted leukemia, blood cancer. Oof. He had gone to USA for a course on the dental chair. The blood did not stop in the extraction of the tooth. And they had a very good medical system, and they diagnosed him, and he came back to India. And a couple of months' time, he died. It's quite a mystery that a large number of mountaineers die early. And they say one of the things could be the exposure to ultraviolet rays Okay. that causes this problem. And it's linked with, later on when I talk about 65, that how careful they were thereafter. 1965 में फिर ये शुरू हुआ, भाई जाना है. एंड इसका हरीश सरीन डिफेंस सेक्रेटरी होते थे उस वक्त, और वो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के चेयरमैन भी थे. मोहन कोहली, कैप्टन कोहली ऑफ द इंडियन नेवी, ही वाज अपॉइंटेड द लीडर. अब ये था कि वी आर गोइंग फुल थ्रॉटल, एवरी, देयर शुड बी नो क्वेश्चन, डोंट लीव एनीथिंग टू चांस. एंड क्लाइंबिंग is the 3/4 is the backing, what logistics, and all brains put together. John Dias के भी ज़माने में उस जो कुछ भी हमने सीखा उनसे. So we made almost as good a plan as we could. I'll now take you from Delhi to straight to the base camp because it's a long journey and a lot of episode to share. But at the base camp, we have to do acclimatization. Yes. 65 Everest was a living example. We had a very senior climber, he just died before completing his 100 years. I told Guru Dayal Singh, he was the teacher in Doon School, a senior man. And these were the spirits, I mean, these were the nucleus. We had the sort of a good luck of having them with us. And we said, okay, the plan was made. And let's put it this way, it was the national requirement. The nation was 3 times, you can't sort of go. The Americans had in the meanwhile climbed. They were
2-3 other expeditions in between. And now we were on the heels. And luckily, things went off well. We had a good weather. And we scored it. Now, what happens in the mountains, that there's always a feeling of, as Rockefeller used to say, greed should become gratitude. कि मुझे नहीं, मैं, I have, so Gurdiyal was the prime mover. So on sitting around, he said, Mulki, if everybody wants to climb, then nobody will climb. See, because everybody cannot, we don't have that much of oxygen, so we select a few people who will be climbing. So it is not the individual. Again, it becomes a teamwork. One has to understand. Today, I would say with humor again, I'm very happy that many people can climb. I won't say unfortunately, but be pessimistic about. भाई अब दुनिया बदल गई है. हमारे ज़माने में सेल फोन नहीं होते, तुम्हारे ज़माने में तो थोड़ी कि दुनिया नहीं होगा. तो वो now it is like a tourism, you know. अभी टूरिज्म है और अभी भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत बड़ी बात है, मगर जिस समय आप चढ़े, आपने कंप्लीट किया ये एक्सपीडिशन 65 में, तब अब जो माउंट एवरेस्ट का जो सफ़र है वो अब और आसान बना दिया गया है. बट 65 में बीइंग द फर्स्ट इंडियन टीम टू क्लाइम द एवरेस्ट, आई एम श्योर अब वो बहुत ही ज़्यादा अनोखी बात है और बहुत You ही are in a virgin land. यस Today you are on a highway. As simple as that. यस you See, put it a right way. Yeah, just put it this way. Today you are in a 5-star. That time you had no star. So what were the complications? Hazards of the mountain. आप जा रहे हैं, there's a crevice, there's a bridge, there's an avalanche, there's a boulder. See, here they have cut everything and split it up and उन्होंने ropes बांधी हुई हैं. They charge you $30,000, $40,000, this is in dollars, and you catch hold of the rope and the Sherpas आपको ले जाते हैं. See, वो तो सांप को ऊपर चढ़ाओ, सांप को नीचे ले आओ. At that time, you were on your own steam. Yes. See, we were fighting against a system. In 1962, just to break the monotony of the discussion, we were stocking up South Call, which was at Camp 5. And on the way back, I had 2 Sherpas with me, and we were returning. And one of the Sherpas, see, in the boots, we wear nail-like things like this, which is called crampon, so that we don't slip, we don't skid on that. On the snow. Achha, now, this Sherpa's crampon broke. Oof. And now, without a crampon, the ice was like a slit, you know, absolutely solid. And now, we are, say 2 of us can probably rope up like this and put him in front and belay him. But at that altitude, it wasn't possible. Oxygen we did not have because we did not want to use it. It was a question of keeping oxygen for the climbing team. Yes. Wireless was not very effective in the sense they didn't have the cell phone. That big army wireless set we had carried, and the communication was difficult. And we were now prepared to die because at that altitude, if you don't come down, you go to God's house. So this gentleman, the Sherpa, he says, "Saab, aap jao, mere ko idhar chhod do." He said, "No." Spontaneously, instantaneously, नहीं कि नहीं कोई बात नहीं जी, हमने तो घर पहुंच जाना है. And it's very simple. अच्छा भाई, bye bye, sorry, तेरी बेटी के बच्चों का ख्याल रखेंगे वगैरह वगैरह. So the question was that we do not leave our colleagues behind. Either all or none. या सब या कोई नहीं. Time was 12 o'clock, 1 o'clock in the afternoon. We were still waiting. कुछ करें, ये करें. बर्फ़ पड़ रही, हवा ठंडी चल रही है. क्या किया जाए? शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है. अब it was just that we have to die tonight. There's no other question because what can we do? So this gentleman, the Sherpa, I said we did not have torches with us because we were during daytime जा रहे हैं,
ऐसे ख्याल आया, मैं क्या हो सकता है कि इसके पास टॉर्च हो. जस्ट इंट्यूशन अगेन, माइंड यू, देयर इज नो प्लानिंग. समटाइम्स द प्लान्स डोंट वर्क, देयर सम अदर पावर विच इज वर्किंग नाउ. द पावर हैज स्टार्टेड. अब ही डजंट लैंग्वेज, ही हैड बीन ऑन अ फ्रेंच एक्सपीडिशन अर्लियर. तो मुझे याद आ गया, मैं कहा यून लंप, फ्रेंच में टॉर्च को लंप, तो मैं कह यून लंप मस्यो. ओह अच्छा, फ्रेंच का क्या होता है कि नॉर्मली वो शर्पास को अपनी कुछ सॉरी, दे टीच देम ए फ्यू एसेंशियल वर्ड्स सो दैट यू नो कम्युनिकेट कर सकें. टॉर्च निकाल ली. माय गॉड. अब वो टॉर्च मेरे हाथ में, और नीचे जहाँ हम ऊपर के कैंप में, नीचे स्लोप पे एक और कैंप मुझे नज़र आ रहा है. सी कि मेरी लाइन ऑफ विजन के अंदर है वो. और किसी ज़माने में फ़ौज ने हमें मोर्स कोड भी सिखाया था, सिग्नल कोर्स किया हुआ था. द मोर्स कोड डा डी डा डा डी डा. अच्छा, जस्ट मैंने टॉर्च लेके, तो टॉर्च से मैंने SOS भेजा, डा 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 डा. और वो नीचे फॉर्चुनेटली सी द नेचर, नीचे जो कैंप में देयर वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर. वाह. हु दे आर टॉट कंपल्सरी, बिकॉज जिस वक्त वो क्राइसिस में होते हैं जहाज़ के, तो दे यूज़ मोर्स कोड. विंग कमांडर चौधरी ने देखा मुल्क इज़ इन ट्रबल. उसको पता था जाते वही से कहता. देन ही कॉल्ड 2 शर्पास को. बड़ा साहब उधर, साहब तो उधर गड़बड़ हो गया. नाउ सी द स्पिरिट ऑफ द शर्पास. दे कुड इजीली से हू द हेल. नाइट मूवमेंट, और दिन को जाने को आदमी दहशत खाता है. ये 2 माँ के बेटे तैयार हुए, इन्होंने थर्मस में थोड़ा में चाय वाय भरी, कुछ खाना वाना, पता था भाई भूखे होंगे. जाते वक्त जो एक शर्पा था, ये जो क्रैम्पॉन्स होते हैं ये हम टेंट के अंदर नहीं रखते चूँकि एयर मैट्रेस वगैरह पंगे, तो बाहर आइस एक्स को रख के उसके ऊपर लटका देते हैं. तो 2 टेंट लगे हुए थे जो जिसमें ये कैंप बना था. तो जाते वक्त उसने ऐसे मजाक के तौर पर एक क्रैम्पॉन उठाया और अपने रक्सैक में रख लिया. अगेन नेचर, वेट. एंड व्हेन ही रीच्ड, जब ये पार्टी हमारे पास पहुंची, आई पुगे हो, वो हमारी जान में जान पड़ गई कि भाई आए हैं. अब सवाल ये आए हैं, तो मोर्स कोड में उससे ज़्यादा तो मैं कुछ भेज नहीं सकता था कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, क्या करो. उतना ही SOS ही मेरे को आता था, उतना मैंने कर दिया. आते ही उसने कहा, पूछा क्या हुआ, तो मैं कहा क्रैम्पॉन टूट गया. He just threw a crampon like that. Mind you, crampon has to fit to the size of the boot, the footwear. There are various sizes. किसी का 7 नंबर है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, किसी के 10 भी हैं. तो हमारे सोनम 1100 के 10, 11, 12 में पहुंच जाते थे. बिग पीपल, बिग साइज. इसने जब वो भेजा, so it was the dead same size as the Sherpas. Okay? फिट हो गया, तैयार हो गए, वापस आए. अब सवाल ये पैदा होता है इस वक्त, इट्स a history whether we would have organized a rescue party and gone up, or by that time the man would have probably slipped down and committed suicide. सिर्फ डिप्रेशन होती है, कौन बड़ा हुआ ठंड के अंदर वहाँ पे. और it was that all the 3 should die because we cannot leave somebody. This is not the correct way to do. टॉर्च का मिलना, चौधरी का वहाँ पे होना, इसका शर्पास का मानना, ऊपर जाना. उस गधा कह रहा था, अच्छा हुआ वो उसने उठा के अपना एक कैंप, मजाक के तौर पर. दे आर वेरी जोवियल पीपल. अब बताओ भाई, एक्स्ट्रा 1 आउंस वज़न उठाने में लोग मरते हैं, वो तो उठा लिया क्रैम्पॉन और पीठ के ऊपर इधर रख के ले आया. और ऐसे मजाक के तौर पर क्या बात है, ये लो क्रैम्पॉन लो. God master plan. So then the same thing fitting, and we're coming down and we are talking to you. So question is that nature, then Neeraj Jain talks of Pran Shakti. See, this is, I'm trying to link up कि जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, you learn in the mountains when you're closer to nature. Yes. So what we have to see, mountains are most useless activity. But they teach you something which you can't learn anywhere else. अच्छा, पता नहीं क्या किस वक्त, when I got back,
the whole face was burnt, and they discovered it was all actinic dermatitis because of ultraviolet rays. And the members of the foundation, there was a cabinet secretary, ex-cabinet secretary, Sucha Singh Khera, he ICS officer, this Harish Sareen, ICS officer. All look at their thing. They said no, we will not let Mulki slip. अब उनको ये ख़तरा था कि जॉन डाइस गया, अब ये इतने दिन ये जो अल्ट्रावायलेट रेस से आया है ये भी हीरो जाएगा. So at that time Inder Singh was General Inder was Director General of Medical Services. उसको बुलाया गया, you have to take action. तो उन्होंने मुझे एक डार्क रूम में बेस हॉस्पिटल में बंद कर दिया कि you not be exposed to the sun. And they started getting some latest medicine based on copper and all. To whole face was all, जैसे लिक्विड में marks होते हैं. There's a little one here, and they managed to control. Got me on road, medical category वगैरह करके, he put me in Delhi. He said, "You work here till the time you get God," and we will. Now you notice the attitude, the involvement. The Cabinet Secretary of India, the Defense Secretary of India, has the time for the member who was one of their things. So this is the sportsmanship. देखिए इतनी देर से तो आप बातें कर रही हैं, कुछ कला भी तो दिखाओ कि हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं. बिल्कुल सर. I have the privilege of showing you my skill. Let's switch to magic time. All right, everybody, welcome to the Magic Time segment. Brigadier Mulkraj sir, आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है Magic Time segment में. As we celebrate the magic of freedom today on this 78th Independence Day, I am going to take you on a journey where impossible independence are reality. Are you ready? Always. So, sir, I want you to think of a name in your mind, a name of your favorite freedom fighter. Okay. A name which is very close to your heart. And I want you to keep thinking of that name in your mind. जो भी नाम, whatever name that you're thinking in your mind right now, आप मैं चाहती हूँ उसे visualize कीजिए. वो कैसे दिखते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनका रुतबा, और if any memory is attached to that specific freedom fighter that you're thinking of. Are you doing that? I'm going to open my notes pad and I will try to decode what you're thinking right now. Here is my notepad and I'm going to try and decode. आप जो भी नाम सोच रहे हैं, आप पूरा नाम सोच रहे हैं या सिर्फ फर्स्ट नेम सोच रहे हैं? पूरा नाम, जिस नाम से वो जाने जाते थे. पूरा नाम सोच रहे हैं. I will count the letters now. 1, 2, 3, 4, 5, 6. वो लेटर, जो नाम आप सोच रहे हैं वो 2 से ज्यादा नाम का है, अक्षर का है, राइट? ऑल राइट. जो भी नाम आप सोच रहे हैं उसको सोचते रहिए अपने दिमाग में. मैं चाहती हूँ आप अपने पहले, जो भी नाम आप सोच रहे हैं उसके पहले फर्स्ट नेम पर फोकस करें इन योर माइंड. अभी मैं अल्फाबेट्स चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ABCD बोलें. कैन यू रिपीट ABCD फॉर मी? ABCD EFGHIJKLMNOPQ. स्टॉप. मुझे ऐसा व्यतीत हुआ L पे आप थोड़ा सा लड़खड़ाए. तो वो नाम L से शुरू होता है? जो भी शख्स का नाम आप सोच रहे हैं, does he have a mustache? Does he have a turban? मुझे ऐसा लगता है कि आप इनका नाम सोच रहे हैं. लाला लाजपत राय जी. Am I correct? Correct. Brilliant. Thank you so much. So basically ये हमारा
तरीका है, our dedication for all the soldiers, all the people of Indian Army, Indian soldiers जिन्होंने हमारे लिए sacrifice किया है, हमारे लिए हमें independence दिलाने में आप जैसे शख्सियत का हाथ है. So that's our little dedication to the Indian Army and Indian soldiers out there. Should we do something else with you? All right. Sir, आपके आने से भी पहले I have a deck of cards जिसमें मैंने एक prediction रखी है. I want you to hold this deck of cards in your hand, like this. आपको deck of cards के बारे में पता है? I'm sure आपको पता होगा deck of cards के बारे में. There are 52 cards. Yes, exactly. There are 52 cards. So, sir, I have a deck of cards with me, जिसमें मैंने already एक prediction कर दी है, and I want you to keep this deck of cards with you. This will remain with you throughout the act, and I cannot change it now, right? तो एक deck of cards में दो colors होते हैं, basically red and black. And red has diamonds and hearts, and black has spades and clubs. And every suit has 13 cards, which 13 into makes it 52, as you said. So आपको अपने दिमाग में imagine करना है कि आपने 52 shuffled deck of cards खोल रखे हैं. It is facing up. आप सारे पत्ते देख पा रहे हो. Are you able to do that? Imagine that in your mind. Right? If you were to choose any one random card of your choice, what would that card be? Tell me. What would that card be? Yes. Queen of Spades. Queen of Spades. Right. अब अपनी imagination में उस Queen of Spades को बाहर निकालिए और turn it upside down and put it back inside the deck. राइट अब आप 52 ताश के पत्ते खुले हुए थे, बस एक पत्ता टर्न अपसाइड डाउन है जो कि आपने चुना है, राइट? ओके. और अब इस डेक ऑफ कार्ड्स को बंद कर दीजिए. कैन आई हैव दिस डेक? व्हाट इफ आई एक्चुअली टेल यू दैट द कार्ड यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, दिस डेक ऑफ कार्ड्स हैज ऑल द 52 different cards facing up, except for one little card facing down? Would you believe me? Could be. And the card that you said is Queen of Spades. Queen of Spades. All right. So we have this deck of cards, and as you can see, every little card is actually different, right? Except for one little card facing down. Would you mind taking the card out? That is exactly your card that you're thinking. Thank you, sir. That's good. Thank you, sir. Thank you so much. God bless you. Thank God you. bless you. Well done. इतनी ज़्यादा बात की आपने, हर कॉन्वर्सेशन में, हर किस्से में आपने ये याद दिलाया है, ये एहसास करवाया है कि देश पहले है और हम हमेशा देश के आगे रहेंगे, देश के साथ रहेंगे. मगर एक चीज़ जो बहुत निगलेक्ट हो जाती है हम सब से, एक किसी भी आर्मी ऑफिशियल, किसी भी सोल्जर की सपोर्ट उसकी फैमिली से आती है, वो हमेशा निगलेक्ट हो जाती है. तो क्या रोल प्ले होता है जब आप एक जंग पे जाते हो, आप एक्सट्रीम कंडीशंस में हो? आई एम श्योर सबको पता है ये बात, मगर फिर भी क्या गुजरती है एक सोल्जर के घर वालों पर? देखिए, ये शुरू से भी बातें होती आई हैं कि राजपूतनी कहती थी अपने हस्बैंड को, तो तिलक लगा के उसको भेजा कि आए हो तो पीठ पे में वार नहीं होना चाहिए, ठीक, छाती पे होना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि तुम भाग के नहीं आओगे. ये उसके इज्जत होती थी कि उसका हस्बैंड जब लड़ाई में गया है तो जब अगर से मरा है तो छाती पे उसको गोली लगी है, पीठ पे नहीं लगी. तो वो जो किस्से होते थे उनमें बहुत दम था, और ये बिल्कुल अब भूल जाइए. अच्छा, मुझे ये बताइए कि हंस मॉर्गन थ्यू, जो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, ठीक है. उसमें उन्होंने कहा था कि किसी देश को ग्रेट होने के लिए, नेशनल पावर होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. अगरचे आप एक लिस्ट बनाएं तो हिंदुस्तान में वो सब चीज़ें हैं. मैं कि लार्ज जोग्राफिकल एरिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डिप्लोमेटिक कोर, ये स्टेबल गवर्नमेंट, मिनरल्स,
इसके अलावा जो स्टेबल करेंसी, कम्युनिकेशन, हाईवे, सब चीज़ों से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। उसके बाद उसने 2 चीज़ें लिखी हैं, नेशनल कैरेक्टर एंड नेशनल मोरल। ये लिस्ट में जब आ जाती है तो वो देश ग्रेट होता है, दैट ग्रेट राइजेस। एंड ही ऑल्सो एडेड बैलेंस्ड आर्म्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड आर्म फोर्सेस एक देश की महानता की एक बहुत बड़ी जुज है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, इट इज़ अ सिन टू एक्सप्लॉइट बट ग्रेटर सिन टू गेट एक्सप्लॉइटेड। मैं मारूंगा नहीं लेकिन मार खाऊंगा भी नहीं। ये स्पिरिट, ये भी आपने गीता में लिखा है कि स्वर्ग के द्वार संतों और सिपाहियों के लिए खुले हैं। जब आपने उस लेवल के ऊपर अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में इनको ये जगह दी है, तो इन देवियों को तो फ़ख्र होना चाहिए कि उनकी बीवियां हैं। बीवी तो किसी की भी हो सकती है। बिल्कुल। तो इनकी ये भी दे आर क्लास बाय देमसेल्व्स। आई नो ए विडो हैज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। ओके, गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट टू टेक केयर ऑफ देम। समाज के अंदर, जब तक समाज के अंदर से खुद भावना ना आए, लव एंड रिस्पेक्ट is commanded and not demanded. Yes. आप नहीं कहते जो फौजी और लेडी आप खड़े हो जाओ, मेरे को जगह दे दो, जन के ये करो। नहीं, वो दिन आएगा जब देश उतना बन जाएगा कि उसको इतनी समझ हो जाएगी, इतनी अकल आ जाएगी। हम उसकी तरफ वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिट पीरियड है जिसमें हमने चेंज किया 75 साल में, हमारी इन देवियों ने, इन बहनों ने, इन बेटियों ने, जो हमारी वाइफ हैं, बच्चियाँ, इन्होंने अपनी कुर्बानी का एक मिसाल पैदा किया है। अब चूंकि अब आपके साथ मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं अपनी जिक्र कर सकता हूँ। वक्त आता है शादी करने का, अरे यार कौन से ब्याह करेगा, ये तो पहाड़ों जंगलों में पड़े रहते हैं, इसने क्या लड़की बसानी है। अब ये भी एक प्रोपेगेंडा औरतों की जो बातें होती हैं। तो दूसरी ये कहती है, क्यों इनके साथ शादी नहीं करोगे तो ये क्या आउटसोर्स करेंगे, बाहर से लड़कियां लेके आएंगे। ये भी तो हमारे देश के हैं, ये हमारे वीर हैं, ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे। नो, दैट इज़ अनदर वे ऑफ इट। चलो वो चीज़ क्या हो गई। फिर एजुकेशन लेवल होता है। जब हम एनडीए में जाते हैं तो उस वक्त हमारी मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन होती है, माना कि 3 साल की वो डिग्री दे देते हैं, आप ग्रेजुएट हो गए। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द मीन वाइल, कोई प्रोफेशनल है, कोई एमए है, कोई बीए है, कोई आईआईएम है, कोई आईटीआई है। जैसे मेरी वाइफ जब शादी हुई थी, शी वॉज एमबीबीएस डॉक्टर, और मैं तो मैट्रिकुलेट था उस वक्त। अब वो कौन सी भावना थी वो, अब ये दिस इज़ द रिसर्च पॉइंट कि ए पर्सन वॉज प्रिपेयर्ड टू मेक अ लाइफ पार्टनर एट सो मच ऑफ डिस्टेंस, सो मच ऑफ रिगार्ड, सो मच ऑफ गैप। सो दैट इज़ वेयर आई सेड व्हाट इकबाल ने कहा, हंसती मिटती नहीं हमारे। तो ये जो फीलिंग है हमारे कल्चर के अंदर, दे अंडरस्टैंड, दे आर एजुकेटेड, दे अंडरस्टैंड। और फिर पहले 12 साल हमारे जो शादी के बाद आप 7, 8, 10 साल बाहर रहते हैं, आप इस पहाड़ में पोस्टिंग होगी, उस नॉन फैमिली स्टेशन पर गए, तो ठीक है। वही फिर स्वामी पुरुषोत्तम जी, रामाकृष्ण जी ने जो कहा था, जिन मुश्किलों से ये गुजर रही हैं उन मुश्किलों ने इनको बना दिया है। बिल्कुल। See, they are different. Yes. They may not be efficient, but they are effective. Yes. See? Yes. उनके पास पैसा नहीं है, वो हर तीसरे दिन सुनारे के पास नहीं जाते हैं, जो मैं उन्हें हीरा लेना है तो मैं ये लेना है, अब मैंने ब्यूटी पार्लर जाना है। वो अगर उनको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव सीन कि उनको जो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत है वो कर लेती हैं। जब वो अपने हस्बैंड को उस लाइन पे देखती हैं कि ये बेवकूफ़, जो भी उसको कह लो, ये क्या कर रहा है सुबह से शाम तक, तो उनके अंदर भी वो भावना पैदा हो जाती है। ही डजंट ब्रिंग जी आज उसने ये दे दिया तो मैं इतने ले आया, मैं इतने कमा के ले आया। वो कहता है ये कुड़िए चेक है, इसमें तूने जो करना है कर दो। इन हमारे केस में जब बच्चे हो गए, पेंशनेबल जॉब था, पढ़ा रही थी। लेडी हार्डिंग के अंदर वो उस वक्त एज ए प्रिंसिपल रिटायर होती हैं, आज उनको उतनी पेंशन मिलती है जितनी मुझे मिलती है। एक दिन सुबह मैं गया, मैं कहा जी आज आपने जाना है? नहीं, मैंने रिज़ाइन कर दिया। भाई क्यों कर दिया? देखिए ये बच्चे हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाएगी। नाउ हियर कम्स नॉट ओनली दैट MBBS डिग्री एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, हियर कम्स द मदरहुड।
विच इज़ द प्रिविलेज ऑफ एवरी वुमन हु वांट्स, एंड और वो माँ जो कि अपने बच्चों के लिए करना चाहती है, कल वो कौन कैसे बड़े होंगे. सो ये स्पिरिट कहाँ से आई? बिकॉज शी मैरिड एन आर्मी मैन. नहीं तो कहते जब तक तू नहीं कमाएगी ये नहीं होगा. ठीक है, हमने क्यों फैसला हो गया कि एक चेक के अंदर गुजर हो जाएगा, और आज तक होता आया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई. क्यों? वो गया है, ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ डूइंग सच ए गुड जॉब, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द कंट्री, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द बॉर्डर. वो जो फ़ख्र और वो जो प्राइड है इस उम्र में उनको ज़िंदा रखता है. गॉट दैट. मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, आपकी परमिशन हो तो. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक ऐसी है जो ऑप्ट करती है फॉर एन एजुकेटेड रिच XYZ मैन. मगर मैं इस सपोर्ट में, इसी तर्क में एक बात कहना चाहूँगी कि जब कोई सोल्जर बनता है, द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दैट ही गोज़ थ्रू, एक सोल्जर गो थ्रू करता है, जो डिसिप्लिन, जो रेजिलियंस, जो डिसीजन मेकिंग, जो इंटेलिजेंस, जो कॉमन सेंस, जो एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है. सबके साथ रहना, अपने लिए जीना, देश के लिए जीना, सैक्रिफाइस, नेम ऑल द क्वालिटीज़, मुझे लगता है वो एक सोल्जर में होती है. और वही क्वालिटीज़ हमें चुननी चाहिए वाइल सीकिंग अ लाइफ पार्टनर. तो मुझे नहीं लगता कि एक सोल्जर से बेहतर, व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर द क्वालिटीज़ वी आर वांट टू मैरी अ मैन, हमें मिलेंगी. बट डेफिनेटली वो द स्पिरिट ऑफ, वो जज्बा, वो सैक्रिफाइस, वो डिसिप्लिन एक उस महिला में भी होना चाहिए जो जिसके साथ वो जुड़ने जा रही है. तो डेफिनेटली आपका पॉइंट सही है. मैं भी यही कहना चाहूँगी फॉर ऑल द पीपल हु आर इन द जोन, क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, शायद मैं पर्सनल हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे ब्रदर हैं एक, ही इज़ इन टू आर्मी, ही इज़ अ कमांडो, और उन्हें काफ़ी टाइम लगा टू सर्च फॉर अ गर्ल, क्योंकि यही सिचुएशन एक नॉर्मल सोल्जर फेस करता है शायद, जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड दिस इज़ व्हाट रन्स इन द माइंड सेट ऑफ पीपल कि इनसे कौन शादी करेगा. सैक्रिफाइस की भावना शायद कम होती जा रही है. ठीक कहा आपने. ऑल राइट सर, अब थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट होते हुए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा एजुकेट कर दो, क्योंकि जब मैं आपको एज अ ब्रिगेडियर ग्रीट करती हूँ, तो एज अ सिविलियन मुझे ये बताओ कि ब्रिगेडियर या फिर जितनी भी आपकी आर्मी की रैंक्स होती हैं, अगर आप उनको थोड़ा सिविलियंस के लिए लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो कि वो कैसे कैसे मिलती हैं और उनका क्या मतलब होता है. लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब. देखिए मैं आपको बताऊं जी. कि इसको ऐसे रहने दीजिए, बड़ा मज़ा आता है. वो कैसे? जी. कि जब कोई आदमी मिलता है, जब आपके हिंदी फिल्मों में कैप्टन साहब मेजर साहब होते थे, तो हम सब के लिए मेजर साहब हैं. जब आप सवेरे सैर करने जाते हैं, मेजर साहब राम राम, तो ठीक है मेजर साहब राम राम. और घर वाली बड़ी खुश होती है, कहते इतने जवान नज़र आ रहे हैं कि ब्रिगेडियर होने के बावजूद भी ये राम मेजर ही रहते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है. ठीक है भाई, वी आर लुकिंग सो यंग कि लेट इट बी देयर. देखो ऐसा है कि ये वक्त लगेगा समाज के अंदर इस भावनाओं को वापस लाने के लिए. जब जैसे आपने कहा कि आपका भाई कमांडो है, पैराट्रूपर है, जब इन फैमिलीज़ में इस तरह से बच्चे आएंगे तो वो खुद ही फैमिली को समझाएंगे कि ये कौन है. ये कोई ये चीज़ इम्पोज नहीं की जा सकती कि इनको किताबों में सिलेबस में रख दिया जाए, इनको IAS के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाए कि विंग कमांडर का कौन है और ग्रुप कैप्टन कौन है, कमोडोर कौन है, या कुछ. अगर जो मेजर साहब, कर्नल साहब रिटायरमेंट के बाद कहते हैं, कुछ तो कह रहे हैं ना. जिसको पता है कि क्या है तो ही विल सर्टनली नो दिस एंड ही से. अब BRIG हम लिखते हैं, ब्रिग मिस्टर मुल्कराज लिख देते हैं, वो समझते हैं ब्रिग कोई चीज़ हो गई, उसके बाद मिस्टर भी लगा देते हैं, तो चलो मान सम्मान हो गया. अब क्या किया जाए? सो इट टेक्स टाइम फॉर ए नेशन टू गेट आर्मी ओरिएंटेड. फौज अपने लह और अपने बलबूते पे उस स्टेज पे पहुंचेगी जब देश का हर नागरिक ये समझेगा कि इनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है. What is my duty towards my armed forces, their veterans, their families and the country. सिविलियंस और कैसे मदद कर सकते हैं और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखो सबसे बड़ी चीज़ कंट्रीब्यूशन तो इस वक्त ये है
जैसे कि आर्मी इज़ वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ ए नेशनल पावर, बैलेंस्ड आर्म फोर्सेस। जी। और फौज के अंदर ये उनको पता होना चाहिए कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर। वी नीड ऑफिसर्स, वी नीड मैन, वी नीड जवान्स, वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल की जो हमारी लड़ाइयाँ होंगी वो उस तरह से कन्वेंशनल नहीं है। दे गोइंग टू बी टेक्नोलॉजिकली दिस थिंग, दे मोर एजुकेशन, दे शुड बी मोर टेक्नोलॉजी। यस। तो उनको ये समझना है कि एक अफसर जो जाना चाहता है उसकी जो सिलेक्शन होती है, किस किस बैकग्राउंड से, किस जगह से, किस मिट्टी का वो बना हुआ है जो कि उस काबिल होगा कि वो अपने सिलेक्शन बोर्ड पास करके उस रैंक को। क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी देन जो है वो इंसान है, ठीक है। भगवान ने इंसान को बनाया, जब उसने बनाया तो उसी को हक है कि उसकी जान दे भी सके। जब जान देता है तो जान हो, और जान लेने के किसी को अधिकार नहीं है। जब वो किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है कि अच्छा राज आप फौज में आई हैं तो आप इनको हुक्म दीजिए, तो आपके हुक्म के ऊपर ये अपनी जान दे देंगे। See, after all, they die on the command of another man. Yes. That man should have as much of equivalency as the God who has created them. I mean, this might look a little superfluous, but in actual fact, it is required. तभी वो आदमी अपनी जान उस कमांड पे देगा जब उस आदमी की इतनी इज्जत करता है जितनी को उसकी इज्जत होनी चाहिए। Got that. तो इसलिए उस किस्म का मटेरियल हमें फौज में चाहिए। तो इसी टेक पे आपका अग्निवीर पे क्या व्यू पॉइंट है? सी इट इज़ एक्सपेरिमेंटल। हर गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, उनका ये है। लेकिन इसीलिए तो ये इनके पार्लियामेंट है, अपना सॉर्ट आउट करते हैं कि नहीं जी इसको ऐसे हो ऐसे हो, ऐसे लोकतंत्र चलता है। लेकिन किसी भी सूरत में फौज को सुतेलापन नहीं देना चाहिए। डोंट यूज देम एज ए डोर मैट, डोंट गिव देम स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। इसलिए नहीं कि वो चुप रहते हैं, उनकी खामोशी को कमज़ोरी मत समझो। सो इकनॉमिक्स जो है एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सी माना कि हम अपनी स्पिरिट से मरना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इकनॉमिक्स इज़ ए बेस। तो अग्निवीर का डिस्कशन हो रही है। आई एम श्योर दे विल हैव द कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड कि क्या होना चाहिए, एंड दे विल टेक अ करेक्ट डिसीजन। बट जो ये 4 ईयर टेन्योर सर्व करने की बात हो रही है, उसके बाद 25% लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो दो डिबेट्स चलती हैं कि वो जो ड्रॉप आउट हो जाएंगे क्योंकि वो ट्रेनिंग से गुजरेंगे, क्योंकि वो ही सेम स्किल सेट रखेंगे, तो वो दूसरे देश भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट भी है उस चीज़ का। और मर्सनरीज और 25% जो आगे बढ़ते हैं वो डिज़र्विंग लोग ही आगे बढ़ेंगे, जिनको सर्व करने का ट्रू स्पिरिट है और स्किल सेट है। तो इस डिबेट में आपका क्या व्यू पॉइंट रहता है? देखिए, बोथ द पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, इट कैन हैपन, बट द क्वेश्चन इज दैट इन एनी एनालिसिस देयर शुड बी साइंटिफिक बेस। यस। कल की जो वॉरफेयर है उसमें अभी हम जो इक्विपमेंट ले आते हैं मुश्किल हो जाता है। जहाँ पहले इतना बड़ा मदरबोर्ड होता था, अभी इतनी सी एमसीबी होती है। चीज़ों को मेकिंग कॉम्पैक्ट, दे मेकिंग देम क्लोजर, दे मेकिंग इट लाइटर, दे मेकिंग इट मोर इफेक्टिव। सी हर एक चीज़ में, हथियार में, एम्यूनिशन में तरक्कियाँ हो रही हैं। अब ये देखना चाहिए कि जो हमारा अपोजिट, जो हम अपोनेंट है, सी जिसको हम एनिमी तो अभी नहीं कह सकते, लेट्स कॉल देम अपोनेंट, उनके पास क्या है उसको हम कैसे काउंटर करेंगे, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई के मैदान में वो जवान जब जाके अपनी जान की बाजी लगाएगा तो उसको, उसके अंदर वो स्पिरिट, वो भावना जो होती है, वी हैव टू गिव हिम द फीलिंग ऑफ वांटिंगनेस। सी तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। देखिए अब हर किस्म के एक्सपेरिमेंट हर सोसाइटी में होते हैं, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट पीपल इन आवर कंट्री, जैसे वो कहा कि हस्ती हमारी कभी नहीं मिटती है, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द लॉजिक कि ये काम कैसे करना चाहिए। और सिर्फ एक ही सजेशन है कि डोंट टेम्पर विद द आर्मी। मैन एंड द नेशन फॉल्स बाय द वेरी सेम क्वालिटी बाय विच इट राइजेस। हर लीडर को ये समझना चाहिए कि आप जिस कारीगरी से,
जिस क्राफ्टमैनशिप से या जिस लीडरशिप से जैसे भी आप इस लेवल तक पहुँचे हैं, वही आपकी जवाल का, जो आपके अरूज का हिस्सा, वही आपके जवाल का भी मौका बन सकता है। अगेन चैटवुड हैवर्ड में जो लिखा हुआ है, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। What is important for the country is more important than yourself or your power or for your party or for your politics. So they will understand. But come what may, Indian Army will still rise and they will pass through this stress. सदियों रहा है दुश्मन राज़े ज़मां हमारा, और हमारी हस्ती कभी कोई मिटा नहीं सका। ब्रिलियंट सर, आपकी स्टोरी सुनकर मन ही नहीं कर रहा है इस कॉन्वर्सेशन को विराम देने का। एंड आपकी पूरी बात से मैंने ना 2 चीज़ें का मेजर टेक अवे लिया है। वन इज़ गॉड मास्टर प्लान, जो आप बोल रहे हैं कि उस वक्त पर, उस टाइम पे नेचर, जितना हम करीब जाते हैं, जितने हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं नेचर के, उतना हमें नेचर एहसास दिलाती है that there exists a God master plan and there is a reason for everything. You are exactly where you're needed to be and there's a cause for everything. ये आपकी स्टोरी ने एक बार फिर से वो एहसास दिला दिया। आज खुशी होती है, हम सोचते हैं कि हो सकता है कि हमारा सुहाग बना हुआ है, आप मिली हैं, ये भी एक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। बहुत खूबसूरत। We're almost at the end of the conversation, sir. आप क्या कहना चाहोगे देश के लिए? आप क्या कहना चाहोगे उन यूथ के लिए जो आर्मी को अपना करियर बनाना चाहती हैं? क्योंकि सिर्फ ये करियर नहीं है, ये एक जीवन है। जो फ़ौज को अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए तो हमारी शुभकामनाएं हैं। जो नहीं बनाना चाहते उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल आर्मी इज़ नॉट द ओनली स्ट्रेंथ दैट वी नीड। मैंने जब आपको लिस्ट ऑफ द बताया था नेशनल पावर में, उसमें टेक्निकोलॉजी भी आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, हर एक चीज़ आती है। जो बच्चे और चीज़ करते हैं वो भी देश को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन फ़ौज का ये है कि इट इज़ अ कैरियर अपार्ट, इट इज़ नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी। और अगरचे आप कर सकते हो तो यू विल इन्जॉय। कोई उसमें आई मीन दिस समथिंग के द स्वर के द्वार साधुओं के लिए, संतों के लिए और सिपाहियों के लिए खुले हैं। उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहता। बाकी जाना आपने अपनी मर्ज़ी से है, आना अपनी मर्ज़ी से है। नेशन नीड्स इट एंड डू नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू फाइट फॉर यू, यू गो एंड फाइट फॉर योर ओन मदरलैंड। सी, ऐसा ना हो कि देरी हो जाए और फिर वक्त हाथ से निकल जाए। बिल्कुल, इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और ठीक है, अगर से आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो खुशी से ठीक है और कुछ करेंगे, लेकिन इसे ट्राई ज़रूर देना चाहिए। कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, मे आई हेल्प यू, ये पूछ कर आप आगे सड़क पे खड़े होते हैं, सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं, तैयार होते हैं। वो खुशियाँ, वो मेमोरीज आपके बच्चे आपसे शेयर करेंगे, तो पापा फिर आप क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? अरे यार मैं ऑब्स्टिकल कोर्स में नहीं, मैं इंटरव्यू में रह गया, मैं उधर रह गया। वो मेमोरीज जो हैं वो भी एक खुशी होती है। जो चिल्ड्रन विल फील प्राउड ऑफ यू। वी हैव ए डैड जिसमें दम है, गट है, ये पीछे नहीं हटा। सिलेक्ट हो या ना हो दूसरी बात है, लेकिन कोशिश तो की ना। सी, सो दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। सर, ऑन द क्लोजिंग नोट, आपको तहे दिल से, हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर आवर कंट्री। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था दैट मुझे नहीं पता कि अपना कृतज्ञता मैं कैसे प्रकट करूं for every soldier out there, for every army man out there, for people who sacrifice their life for our nation. It's just a salute to everybody. Thank you. आपका खूब खूब आभार. Thank you for your time and wishing everybody 78th a very 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 happy Independence Day. We must thank you also for giving us this opportunity and for your entertainment capability, ability and organization which makes people feel happy. और मैं ये सोचता रहूँगा कि वो बेगम उल्टी कैसे हो गई थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे रोज़ अलग अलग लोगों से मिलने को मिलता है, उनसे बातचीत करने को मिलती है, उनसे सीखने को मिलता है, उनसे जानने को मिलता है। एंड अगेन ये एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। एंड ये हमारा होकस पोकस विद आंचल का पहला मिलिट्री एपिसोड है। मेरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे और अमेजिंग स्टोरीज़ मिलिट्री से, नेवी से
और एयरफोर्स से आप सबके साथ शेयर कर सकें. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर सपोर्टिंग होकस पोकस विद आंचल. वी हैव ऑलमोस्ट हिट 10K सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू फॉर दैट. आप हैं तो हम हैं. आप देखते रहिए, शेयर करती रहिए. एंड I just want to say I will see you again on every Thursday and Saturday 7 p.m.